इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम आज बहुत बेशकीमती जानकारी जुटा करके आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में जो मुख्य मुद्दा लेकर के हम आए हैं कि भाई धान की जो फसल है वो काटने के बाद फिर हमने गेहूं की तैयारियां भी करनी है, और ऐसे में बहुत बार समस्या क्या आ जाती है कि गेहूं के बोने के लिए लेट हो जाते हैं, धान लेट उठाई जाती है। तो ऐसे में जो फसलों के जो अवशेष हैं उनको हम खेत में ही आग लगा करके और हम अगले जो खेत की बुआई का काम करना चाहते हैं, ऐसे में भूल जाते हैं कि ये जो फाने हैं जिनको हमने जला दिया उन पे भी हमने खाद लगाया था, उन पे भी हमने पानी दिया था, और वे ऐसे नहीं बने कि हम उनको राख में मिला दें। उनको जलाने की कितनी भारी कीमत हमने चुकानी पड़ती है वो तो हम एक चर्चा जो करी है हमने एक वैज्ञानिक से, जिनका नाम है डॉक्टर सरिता, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, उनसे हमने बातचीत करी कि ये जो फसलों का अवशेष हैं इनको जलाने का क्या नुकसान, और अगर ना जलावें तो इनको हम खेत में किस तरीके से मिलावें, ये सब जानकारी हम आपको दिलवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन समय की जरूरत, इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सरिता रानी। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ सस्य विज्ञान के पद पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मवीर भाई। फसल अवशेष जो हैं जलाने से काफी तरह से नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान अगर हम मानते हैं तो वो ये है कि इसको जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं। जैसे कभी भी कोई चीज़ जलाई जाती है तो गैसें तो उत्पन्न होती हैं, तो इसी तरह से जो ये अवशेष हैं इनको जलाने से भी बहुत सी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इन अवशेषों को जलाने से धुएं में 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 7% कार्बन मोनोऑक्साइड, 0.66% मीथेन, 2.09% नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें होती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और वातावरण में बहुत सारे बदलाव का कारण बनती हैं। इसके साथ ही साथ जब पौधे मिट्टी में से पोषक तत्व लेते हैं तो उनके कुछ पोषक तत्व तो दानों में चले जाते हैं और कुछ जो हैं पौधे के बाकी हिस्सों में भी चले जाते हैं। तो धान की कटाई के बाद इन पोषक तत्वों में से 25% नाइट्रोजन व फॉस्फोरस और 50% सल्फर, 75% अन्य खनिज लवण अवशेषों में रह जाते हैं। अब अगर इनको जला दिया गया तो इसका मतलब हम मिट्टी में जो अवशेष पौधे में आए थे मिट्टी से, उनको भी हम जलाकर खत्म कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 10 क्विंटल अवशेष जलाने से लगभग 400 किलोग्राम जैविक कार्बन, 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 1.2 किलोग्राम गंधक का नुकसान होता है। यानी आपका कहना ये है कि जो पोषक तत्व अवशेषों में थे वो हमने जला दिए जी, तो उनको जला करके वो राख बन गई, और वो पोषक तत्व जो जमीन से लिए गए थे वो राख के रूप में तब्दील हो गए, किसी काम नहीं आए। बिल्कुल किसी काम नहीं आए वो। तो उन पोषक तत्वों को बचाए रखने के लिए फसलों के अवशेष का प्रबंधन जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ इसके और भी नुकसान हैं। अब आग लगने से भूमि की जो ऊपर की 2 इंच की परत होती है वो पूरी तरह से जलकर कठोर हो जाती है।
अब कुछ भी जलेगा तो राख बनेगा, जैसे आपने अभी कहा। अब वो राख जो है वो जमा हो जाएगी तो भूमि में वायु और जल का संचार भी कम कर देती है वो, क्योंकि मिट्टी की परत कठोर हो गई, राख जम गई, तो भूमि के अंदर जो वायु का और जल का संचार होना होता है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और अगला बड़ा नुकसान भी है कि भूमि में बहुत सारे लाभदायक जीव होते हैं, अदृश्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें सीधे आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन वो मिट्टी के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। बहुत सारे मित्र कीट भी होते हैं। अब आग है वो तो सब चीज को भस्म करती है, तो वो इन जीवों को, इन सूक्ष्म लाभदायक जीवों को भी जलाकर खत्म कर देती है, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं जी। अब ये जो जीव हैं ये किसान के मित्र हैं। भूमि में रहकर अघुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं जो सीधे से पौधे को नहीं मिल पाते, उनको ये घोलकर पौधों के उपयोग के लायक बनाते हैं। इसके साथ ही साथ जो जीवाणु हैं जो लाभ करते हैं, फफूंदी हैं, उनसे बचाते हैं या हानिकारक जीवाणुओं से बचाते हैं, वो सारे भी इसमें जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब अगर ये सारे जीव जलकर नष्ट हो गए तो इनकी संख्या जो है वो मिट्टी में कम हो जाएगी। इसका मतलब कि हम भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है, जो हमारे केंचुए होते हैं वो भी बहुत लाभकारी होते हैं मिट्टी के लिए, तो वो केंचुए भी आग के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी हर तरह से भूमि में नुकसान ही है। यानी कि हमने अवशेषों को खेत में जलाया, अवशेष समझ करके जलाया, लेकिन किसान भाई भूल जाते हैं कि अवशेष के साथ पोषक तत्व जल गए जी, मित्र कीट भी जल गए, और जो जीवाणु थे जो जमीन के लिए फायदेमंद थे, जी, जिनमें आपने कहा केचुआ, हाँ जी, वो भी जल के बिल्कुल, खत्म हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में तो भयंकर नुकसान हो गया। भयंकर नुकसान है। इसके अलावा अब कुछ भी जलता है तो धुआं उठेगा, जी। क्योंकि गैसें हैं वो धुआं ही है। अब वो जो धुआं है वो इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसान भाइयों के पास समय लगभग सबके पास एक वही होता है, उसी समय पे सब जलाते हैं, तो ये इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि कई बार ये राजमार्गों पे, सड़कों पे बहुत ज्यादा धुआं जो है पूरा अंधियारा जैसा हो जाता है, और उससे काफी सारे दुर्घटनाएं होने की आशंका भी बनी रहती है। मिलाने से पहले आपको मिलाने के फायदे बताना चाहूंगी, ताकि किसान भाई समझ सकें कि इनको जमीन में अगर हम जलाने की बजाय जमीन में मिलाते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं। अब इसका सबसे पहला फायदा, जो नुकसान है तो हम उन्हीं के हिसाब से बात करेंगे कि नुकसान नहीं हो रहा तो यानी वो फायदा हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है? जब फसल अवशेष है वो मिट्टी में अगर हम मिला देते हैं तो उससे कार्बनिक पदार्थ व अन्य पोषक तत्व बढ़ते हैं। जो जलने वाले थे वो जले नहीं, यानी मिट्टी में आ गए, तो सीधी सी बात है कि वो बढ़ रहे हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। अब फसल अवशेषों को लगातार 3, 4, 5 सालों तक खेतों में मिलाने से लगभग 1600 किलोग्राम जैविक कार्बन, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 4 से 7 किलोग्राम फास्फोरस, 4 से 6 किलोग्राम सल्फर व 60 से 100 किलोग्राम पोटाश का लाभ होता है। यानी ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी तो मिट्टी में इन सब की मात्रा बढ़ जाएगी। और मोटा सा अगर हिसाब देखा जाए तो एक आंकलन के हिसाब से ये पता लगता है कि इन सारी चीज़ों का जो मूल्य है वो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2000 से लेके 2500 रुपये तक होता है। इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं वो भी बताना चाहती हूँ। जैसे अभी हमने बात की कि ये सारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये सब मिल जाते हैं, तो इससे जो है मिट्टी के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि मिट्टी की संरचना, पोषक तत्व, पानी धारण करने की क्षमता, इनमें भी वृद्धि होती है। तो यानी हम मिट्टी के लिए एक और फायदे की बात कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें अगर ठीक रहती हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ मिट्टी का जो पीएच मान होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो भी ठीक रहता है, जिससे उर्वरकों की उपलब्धता जो है वो ज़्यादा समय तक बनी रहती है। खेत में, मिट्टी में ज़्यादा समय तक उर्वरक उपलब्ध रहेंगे तो पौधे को मिलते रहेंगे जी। इसके अलावा यदि ये अवशेष नहीं जलेंगे तो हानिकारक गैसें भी नहीं फैलेंगी, यानी भूमि और पर्यावरण प्रदूषण से भी बचाव रहेगा। अब जब भी कुछ चीज़ जलती है, गैस उठती है, तो तापमान बढ़ता है। आग तो हमेशा तापमान को बढ़ाती है, तो वायुमंडल का तापमान जो जलने से बढ़ता है, अगर हम नहीं जलाते हैं, जमीन में अवशेषों को मिलाते हैं, तो तापमान नहीं बढ़ेगा। जो आगे आने वाली फसलें जो हम उगाएंगे, जैसे धान के बाद गेहूं उगाएंगे, तो उनके उत्पादन को बढ़ाने में भी सहायक होता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अब इन अवशेषों को मिट्टी में कैसे मिलाएं? तो इसको मिलाने के लिए अब समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस किसानों के लिए अवशेष प्रबंधन एक समाधान, अवशेष जो है समाधान बने हुए, प्रबंधन नहीं।
तो प्रबंधन करने के लिए क्या समाधान करें। जी। अब गेहूं का जो अवशेष प्रबंधन है उसके लिए तो कंबाइन से जो कटाई करते हैं और स्ट्रा रीपर से भूसा बनाने के बाद हैरों से बचे हुए फसल के अवशेषों को आसानी से खेत में ही मिलाया जा सकता है। अब क्योंकि गेहूं का जो भूसा है, गेहूं के जो अवशेष हैं, उनको तो किसान भाई चारे के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। तो यानी गेहूं का प्रबंधन, गेहूं के अवशेष का प्रबंधन बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है, वो फिर भी आसानी से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं धान के अवशेष प्रबंधन की। अब धान का जो अवशेष है वो समस्या करते हैं, उसके लिए यदि कटाई करने के लिए जो मशीनें आती हैं उनका हम प्रयोग करें तो उनके प्रयोग से हम अवशेषों को छोटा छोटा काट के समान रूप से खेत में बिखेर दें, क्योंकि बड़े पौधे होंगे, बड़े अवशेष होंगे, उनको मिट्टी में मिलने में समय लगेगा, लेकिन छोटे छोटे अगर काट के डाला जाएगा तो उनको मिलाना और उनका प्रबंधन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जो ये प्रबंधन है इनमें अलग अलग तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, अलग अलग तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जो किसान भाई कहीं कुछ किसानों के पास मतलब कुछ खरीद सकते हैं, सारे अगर नहीं खरीद सकते हैं तो वो किराए पे लेके भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अलग अलग तरह की मशीनें हैं धान के अवशेषों के लिए प्रबंधन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनको दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक होता है पराली का प्रबंधन इन सीटू, यानी खेत के अंदर ही उसी जगह पे यथास्थान पे ही प्रबंधन करना। दूसरा होता है एक्स सीटू, यानी खेत के बाहर। अब इन दोनों ही तरीकों से किसान जो है धान के अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि इन सीटू प्रबंधन यानी खेत के अंदर ही प्रबंधन जो है वो कैसे करें। इसमें धान के फसल के जो अवशेष हैं उनको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे ये समय के साथ साथ अवशेष मिट्टी में अपघटित होकर उर्वरक का काम करते हैं, यानी मिट्टी में मिल जाते हैं, गल जाते हैं समय के साथ जी, और मिट्टी का ही रूप ले लेते हैं। मिट्टी का रूप लेके, तो क्योंकि इनमें पोषक तत्व थे तो पोषक तत्व होने के कारण ये उर्वरकों का काम करेंगे। अब विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा इन अवशेषों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खेत में छोड़ देंगे। और अब इस चीज के लिए भी दो तरीके से आगे कार्य किया जा सकता है। पहला तरीका है कि पराली को जैसे हमने अभी बताया कि टुकड़ों में काट के वहां छोड़ दिया। दूसरा है उसको मिट्टी में मिला दिया। और तीसरा है मिट्टी में मिलाने वाली मशीनों के प्रयोग से उसको अच्छे से इस तरह कर देना कि वो मिट्टी में ही मिट्टी का रूप ले ले। जी। तो इनमें जो मशीनें प्रयोग होती हैं वो एक होती है सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं जी। इसके अलावा स्ट्रा चॉपर होती है एक मशीन, जिसको श्रेडर भी होता है। एक स्ट्रा रीपर होती है। फिर उसके बाद होता है मल्चर या रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो भी होता है, और रोटावेटर। ये सारी मशीनें जो हैं ये इस पहले तरीके में इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, यानी मिट्टी में अवशेषों को मिलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जी। दूसरा तरीका है पराली प्रबंधन के साथ साथ बुआई करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। अब बुआई के साथ साथ प्रबंधन जब होगा तो हमारी जो गेहूं की फसल की बिजाई करनी है वो काम भी किसान भाई साथ साथ कर पाएंगे। यानी कि फसल के जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन भी जी, और साथ के साथ गेहूं की बिजाई का काम भी हाँ जी, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। अब इसमें जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनमें है, एक तो होती है जीरो टिल ड्रिल जी, दूसरा होता है हैप्पी सीडर और तीसरा होता है सुपर सीडर जी। इन मशीनों के इस्तेमाल से किसान भाई प्रबंधन भी कर पाएंगे और गेहूं की बिजाई भी कर पाएंगे, यानी कि गेहूं की बिजाई का काम भी समय पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी। जानकारी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, किसान भाइयों के काम आने वाली है। आपने हमसे बातचीत की और ये सब जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों, ये सुनी आपने बातचीत जो कि फसल अवशेष प्रबंधन को केंद्रित करके करी गई थी। एक दूसरी बात, कृषि में आज जो अपनाने योग्य है वो है प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो हमने ये भी ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों कि विविधता होनी चाहिए फसलों की, केवल एक किस्म की फसल ना बोवें, क्योंकि एक ही किस्म की अगर फसल बोवेंगे तो वो विविधता नहीं बनेगी। खेत की मिट्टी के अंदर जैव की विविधता, मिश्रित खेती मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने में बड़ा सहयोग करती है, कीटों का नियंत्रण करने में भी सहायक सिद्ध होगी। तो जहाँ तक संभव हो उसके खेत में फली वाली और दलहनी और कपास, गेहूँ, चावल जैसी एक दाने वाली फसलों को मिला के बोना चाहिए। दलहनी या फली वाली फसल यानी कि कपास इत्यादि की भी एक ही किस्म ना बोएं, किस्मों को अदल बदल के इस्तेमाल में लाना चाहिए।
फसल चक्र में भी समय समय पर बदलाव करना चाहिए। एक ही प्रकार की फसल बार बार लेने से मिट्टी से कुछ तत्व तो खत्म हो जाते हैं और कुछ विशेष कीटों और खरपतवारों को लगातार पनपने का मौका मिल जाता है। तो एक दो फसल अपनाने के कारण ही आज हम भी अपने जो खेत हैं उसमें हो सकने वाली चीज़ भी बाज़ार से हम खरीद के खा रहे हैं। मतलब जो चीज़ हम अपने खेत में बो सका वो भी हमने बाज़ार से खरीद के खानी पड़ रही, और जिसके चलते जो किसान परिवारों को भी अच्छा स्वस्थ भोजन जो है वो हम मान तो लेते हैं, हम स्वस्थ भोजन समझ के ही खाते हैं, पर स्वस्थ भोजन मिल नहीं पाता क्योंकि हम एक ही तरह का भोजन खा रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हमने कि प्राकृतिक खेती भी करें और उसमें हम जब बुआरा करें तो उसमें विविधीकरण को ज़रूर अपनावें। एक और बात कि जब बात चल ही गई तो खेतों में हमने ज़रूरत पड़ती है सिंचाई की, और सिंचाई में क्या है कि आपको पता ही है कि आज खेतों में पानी की जो नुको है कोई लेवल कहाँ जा लिया तो सब बताओ भाई बड़े चोए तड़े चले गए। तो इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये चल ही रही है कृषि सिंचाई योजना, जिसका उद्देश्य है कि देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करें, देश में खेती योग्य जो भूमि है उसका विकास हो, खेती योग्य भूमि बढ़े, और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना और पानी की बचत करने वाली जो तकनीक है और सटीक सिंचाई को लागू करके एक एक बूंद जो है फसल की वृद्धि में इस्तेमाल होगी पानी की, तब हमारा दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे कि एक तो हमारा जो है ना पानी बचेगा, और दूसरा जब फसल को पानी चाहिए तो वो फसल को पानी भी मिलेगा। कोई भी फसल का कोई भी एक भी पौधा बिना पानी के ना रहे, ये प्रधानमंत्री किसान या कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। तो इसके लिए हमने जब आवेदन करने की बात आवेगी तो इसमें बड़ा सीधा सा काम है। आप CSC सेंटर पे जाओ, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, निवेदन करो, और निवेदन करके फिर आपको जो सारी जानकारी जो है उस पे साइट पे मिलेगी कि किस तरीके से आप इस पे फ़ायदा उठा सकते हो, अनुदान का या और अन्य फ़ायदा क्या क्या उठाया जा सकता है। एक और तीसरी बात वो ये कि कल एक ऐसा जानवर हमारे देश में वापस आ रहा है जो कि ख़त्म हो गया था, विलुप्त हो गया था, वो है सबसे तेज़ चलने वाला चीता। चीता हमारे देश से गायब हो गया, और हमारे ही देश से क्यों, ये तो कम से भी कम 28 देशों में से ये जो चीता है ये गायब हो गया। अब मुहिम ये है कि क्यों ना हम इस जानवर को दोबारा से अपने देश में स्थापित करें। तो भारत में चीता की स्थापना के लिए मूल्यांकन करे गए, 10 संभावित स्थलों को देखा गया। उसमें IUCN के दिशा निर्देश के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे चीता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, वो उपयुक्त स्थल बना गया है, इसलिए वहाँ इसको चीता को स्थापित करेंगे। कब? कल। तो ये एक अच्छी बात है कि एक जीव जो हमारे देश में से ख़त्म ही हो गया था उसको दोबारा से सरकार प्रयासों से स्थापित कर रही है। चीता वो चीज़ है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकता है, इतना ज़बरदस्त जीव है ये। तो इसके बाद आप कहोगे कि बात ही बात हो रही है, मनोरंजन नहीं हो रहा, तो आइए करते हैं मनोरंजन इस छोटे से संदेश के बाद। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी
और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, एफपीओ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र एक दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। क्यों माया को देख लुभाया, मन की गुंडी खोल प्यारे, मन की गुंडी खोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे, क्यों माया को देख लुभाया। ये है राजवीर सिंह। विरथा सारी उम्र गवाई, धर्म की पूंजी नहीं कमाई। धर्म की पूंजी नहीं कमाई, मिल जावे भू बड़ी भलाई, मिल जावे भू बड़ी भलाई। ना लगे कुछ मोल प्यारे, हो ना लगे कुछ मोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे, माया को दे। मन मूर्ख क्यों भरे माया, सदा ना अमर रहेगी काया। सदा ना अमर रहेगी काया। और माया काया बादल छाया, माया काया बादल छाया। होवे डमोडो
कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे क्यों माया को दे। क्यों माया को देख लुभाया और कहा राधा कृष्ण बोल प्यारे, यानी कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और भाइयों, हम करते हैं अब आगे चर्चा मौसम की। तो मौसम की जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ममता। आइए सुनते हैं। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस कम है। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 78% रही। बारिश की मात्रा 2 मिलीमीटर रही। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 18 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। बीच बीच में अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति सामान्य रहने के साथ साथ हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। और किसान भाइयों, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और 17 सितंबर को अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।